नमस्कार साथियों, यदि आपका लक्ष्य यूपीपीसीएस 2026 है और आप जीएस पेपर 3 में अधिकतम अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस वीडियो में हम यूपीपीसीएस जीएस पेपर 3 के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के टॉपर स्टाइल उत्तर सीखेंगे। भूमिका, मुख्य भाग और निष्कर्ष के साथ बिल्कुल परीक्षा की मांग के अनुसार। यहाँ आपको केवल जानकारी नहीं बल्कि उत्तर लिखने की कला, आंसर राइटिंग अप्रोच भी मिलेगी, जिससे आपका उत्तर दूसरों से अलग दिखाई देगा। यदि आप प्रतिदिन ऐसे ही उच्च गुणवत्ता वाले कंटेंट के साथ अपनी तैयारी जारी रखते हैं तो मुख्य परीक्षा में बेहतर स्कोर करना आपके लिए कहीं अधिक आसान हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, नोट्स बनाते चलें और यदि यह प्रयास आपको उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपको मिले। चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं यूपीपीसीएस मेंस 2019 पेपर 3 की। अगर आपने प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को हल करना सीख गए तो हम ये दावा कर सकते हैं कि आप बेहतर तरीके से किसी भी प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। आपको कहीं से किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखने में कोई कठिनाई नहीं होगी, बशर्ते सभी प्रश्नों को आपको तैयार करना होगा। चलिए हम सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय शक्ति की वृद्धि में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका उदाहरण सहित समझाइए। सबसे पहले हम प्रश्न को 3 भागों में लिखेंगे। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका, उसके बाद मेन बॉडी पार्ट मुख्य भाग, उसके बाद कंक्लूजन निष्कर्ष लिखेंगे। चलिए हम सबसे पहले हम भूमिका लिखते हैं। राष्ट्रीय शक्ति से तात्पर्य किसी राष्ट्र की सैन्य, आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक एवं कूटनीतिक क्षमता से है। वर्तमान ज्ञान आधारित युग में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय शक्ति के सबसे महत्वपूर्ण निर्धारकों में से एक बन चुके हैं। अब हम सबसे पहले मुख्य भाग पर चलते हैं। राष्ट्रीय शक्ति की वृद्धि में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका देखते हैं। पहला पॉइंट है रक्षा सुदृढ़ीकरण। अग्नि 5, ब्रह्मोस मिसाइल, तेजस लड़ाकू विमान तथा डीआरडीओ की तकनीक ने भारत की सामरिक क्षमता बढ़ाई। अब अगला पॉइंट है अंतरिक्ष शक्ति। इसरो के चंद्रयान 3, आदित्य L1 एवं गगनयान मिशन ने भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को सुदृढ़ किया। अगला पॉइंट है आर्थिक विकास। डिजिटल इंडिया, यूपीआई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई एवं स्टार्टअप इकोसिस्टम ने उत्पादकता और नवाचार को बढ़ावा दिया। अगला पॉइंट है स्वास्थ्य सुरक्षा। स्वदेशी कोवैक्सीन एवं कोविन प्लेटफॉर्म ने महामारी प्रबंधन में भारत की क्षमता प्रदर्शित की। अगला पॉइंट है कूटनीतिक प्रभाव। वैक्सीन, मैत्री, अंतरिक्ष सहयोग एवं डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना ने भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाया है। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि तथा वैश्विक नेतृत्व का आधार है। आत्मनिर्भर भारत, अनुसंधान एवं नवाचार में निवेश तथा उभरती प्रौद्योगिकियों का विकास भारत को 21वीं सदी की अग्रणी वैश्विक शक्ति बनाने में निर्णायक भूमिका निभाएगा। हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्योंकि हम प्रश्न को पॉइंट टू पॉइंट उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए मेरा टारगेट है कि 100 घंटे के अंदर में हम सभी 20 प्रश्नों को हल करा दें। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आंतरिक सुरक्षा के खतरे के रूप में भ्रष्टाचार का विवेचना कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। भ्रष्टाचार वह प्रक्रिया है जिसमें निजी लाभ के लिए सार्वजनिक पद या अधिकार का दुरुपयोग किया जाता है। यह केवल आर्थिक अपराध नहीं बल्कि भारत की
आंतरिक सुरक्षा, सुशासन एवं विधि के शासन के लिए गंभीर चुनौती है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। आंतरिक सुरक्षा पर भ्रष्टाचार के प्रभाव देखेंगे। सीमा सुरक्षा कमजोर होती है, रिश्वतखोरी से अवैध घुसपैठ, तस्करी एवं हथियारों की आवाजाही बढ़ती है। अगला पॉइंट है आतंकवाद एवं उग्रवाद को भ्रष्ट तंत्र के माध्यम से वित्तीय और लॉजिस्टिक सहायता मिल सकती है। अगला पॉइंट है पुलिस एवं जांच एजेंसियों की निष्पक्षता प्रभावित होने से अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। अब हम सीधे अगले पॉइंट पर चलते हैं। सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार से विकास बाधित होता है, जिससे असंतोष, अलगाववाद एवं नक्सलवाद जैसी समस्याएं बढ़ती हैं। अगला पॉइंट है जन विश्वास में कमी लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करती है तथा सामाजिक अस्थिरता उत्पन्न करती है। अब हम उपाय देखेंगे, क्या क्या उपाय है। पारदर्शिता, ई गवर्नेंस, पुलिस एवं न्यायिक सुधार, विशल ब्लोअर संरक्षण, सशक्त लोकपाल तथा भ्रष्टाचार रोधी संस्थाओं को मजबूत करना। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। भ्रष्टाचार केवल प्रशासनिक समस्या नहीं बल्कि राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा का बहुआयामी खतरा है। अतः शून्य सहिष्णुता, नीति, पारदर्शी शासन तथा प्रभावी जवाबदेही के माध्यम से ही सुरक्षित, सशक्त एवं सुशासित भारत का निर्माण संभव है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संसद के सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून AFCPA की आलोचना राज्यों द्वारा इसकी कठोरता एवं कभी-कभी असंवैधानिकता के लिए की जाती रही है। विवेचना कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे प्रश्न के अकॉर्डिंग। सशस्त्र सेना विशेषाधिकार अधिनियम 1958, AFCPA अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु विशेष अधिकार प्रदान करता है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है, किंतु इसकी कठोरता और दुरुपयोग की आशंकाओं के कारण यह निरंतर विवाद का विषय रहा है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। AFSPA की आलोचना के आधार देखेंगे। क्या क्या आधार है। बिना वारंट गिरफ्तारी एवं तलाशी की व्यापक शक्तियां नागरिक अधिकारों को प्रभावित करती हैं। बल प्रयोग तथा गोली चलाने की अनुमति के दुरुपयोग के आरोप लगे हैं। अगला पॉइंट है धारा 6 के अंतर्गत अभियोजन हेतु केंद्र की पूर्व अनुमति जवाबदेही को सीमित करती है। राज्यों का मत है कि यह संघीय ढांचे तथा राज्य पुलिस की भूमिका को कमजोर करता है। NPMEHR बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम को वैध माना, परंतु इसके प्रयोग हेतु दिशा निर्देश भी दिए। अगला पॉइंट है जीवन रेड्डी समिति 2005 तथा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने AFSPA की समीक्षा निरस्तीकरण की अनुशंसा की। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक स्वतंत्रता के मध्य संतुलन आवश्यक है। पारदर्शिता, समयबद्ध समीक्षा, जवाबदेही तथा मानवाधिकारों के संरक्षण के साथ AFSPA का क्रियान्वयन ही लोकतांत्रिक शासन और आंतरिक सुरक्षा दोनों के हित में होगा। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं। भारत में असमानताओं एवं गरीबी को कम करने में समावेशी विकास किस प्रकार सहायक है, समझाइए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। समावेशी विकास वह विकास प्रक्रिया है जिसमें आर्थिक प्रगति के लाभ समाज के सभी वर्गों, विशेषकर गरीबों, महिलाओं, किसानों, श्रमिकों, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य वंचित समूहों तक समान रूप से पहुंचते हैं। इसका उद्देश्य केवल सकल घरेलू उत्पाद GDP में वृद्धि करना नहीं बल्कि सामाजिक न्याय, समान अवसर और जीवन स्तर में सुधार सुनिश्चित करना है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं।
भारत में समावेशी विकास असमानताओं एवं गरीबी को कम करने में निम्न प्रकार से सहायक है। पहला पॉइंट है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं कौशल विकास के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाता है। वित्तीय समावेशन जन धन योजना एवं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी से आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसी योजनाओं द्वारा स्वास्थ्य व्यय कम कर गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ता है। कृषि ग्रामीण विकास एवं आधारभूत संरचना में निवेश से क्षेत्रीय असमानताओं को कम करता है। महिला सशक्तिकरण स्वयं सहायता समूह तथा उद्यमिता को बढ़ावा देकर आय एवं आत्मनिर्भरता में वृद्धि करता है। अगला पॉइंट है सामाजिक सुरक्षा योजनाएं कमजोर वर्गों को सम्मानजनक जीवन एवं समान अवसर प्रदान करती है। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। प्रश्न के अकॉर्डिंग समावेशी विकास सतत विकास का आधार है। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना के अनुरूप जब विकास के लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचते हैं तभी गरीबी असमानता एवं सामाजिक बहिष्करण में वास्तविक कमी लाकर एक न्यायपूर्ण और समृद्ध भारत का निर्माण किया जा सकता है। अब सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है लघु एवं सीमांत किसानों पर हरित क्रांति के प्रभावों की व्याख्या करें। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। हरित क्रांति 1960 के दशक का उद्देश्य उच्च उपज वाली किस्मों सिंचाई उर्वरकों तथा आधुनिक कृषि तकनीकों के माध्यम से खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना था। इसने भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया, किंतु इसका प्रभाव लघु एवं सीमांत किसानों पर मिश्रित रहा। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। अब हम पहले सकारात्मक प्रभाव देखें क्या क्या सकारात्मक प्रभाव हैं। उच्च उपज वाली फसलों से उत्पादन एवं आय में वृद्धि हुई। कृषि के आधुनिकीकरण तथा वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा मिला। ग्रामीण रोजगार तथा कृषि आधारित गतिविधियों में वृद्धि हुई। सहकारी समितियों एवं संस्थागत ऋण तक कुछ किसानों की पहुंच बढ़ी। अब हम सीधे नकारात्मक प्रभाव देखेंगे। सीमित भूमि एवं पूंजी के कारण आधुनिक तकनीक अपनाने में कठिनाई हुई। सिंचाई उर्वरक एवं मशीनरी की उच्च लागत से ऋणग्रस्तता बढ़ी। बड़े किसानों को अपेक्षाकृत अधिक लाभ मिला जिससे आय एवं क्षेत्रीय असमानता बढ़ी। अगला पॉइंट है वर्षा आधारित क्षेत्रों तथा छोटे किसानों को अपेक्षित लाभ नहीं मिला जिससे सामाजिक आर्थिक विषमता बढ़ी। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। हरित क्रांति ने खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित की, परंतु लघु एवं सीमांत किसानों के समावेशी विकास हेतु सस्ती ऋण व्यवस्था, सूक्ष्म सिंचाई, गुणवत्तापूर्ण बीज, तकनीकी सहायता तथा बाजार तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना आवश्यक है। यही सदाबहार हरित क्रांति की दिशा में प्रभावी कदम होगा। हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत में निर्धनता की माप कैसे की जाती है। भारत में ग्रामीण निर्धनता दूर करने के लिए उठाए गए कदमों का वर्णन कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। निर्धनता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की पूर्ति नहीं कर पाता। भारत में निर्धनता का आकलन नीति निर्माण एवं कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का आधार है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। भारत में निर्धनता की माप गरीबी रेखा के आधार पर उपभोग व्यय का आकलन, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के उपयोग, उपभोग व्यय सर्वेक्षण का उपयोग, तेंदुलकर समिति 2009 द्वारा उपभोग आधारित गरीबी मापन। अगला पॉइंट है रंगराजन समिति 2014 द्वारा संशोधित गरीबी सीमा का सुझाव। बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन स्तर जैसे संकेतकों का मूल्यांकन। अगला पॉइंट है ग्रामीण निर्धनता दूर करने के लिए उठाए गए कदम। क्या क्या कदम हो सकते हैं।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा द्वारा रोजगार सुरक्षा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से स्वरोजगार एवं स्वयं सहायता समूहों का सशक्तिकरण करना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से पक्का आवास, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि द्वारा आय सहायता, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं किसान क्रेडिट कार्ड से कृषि सुरक्षा, जल जीवन मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं जल धन योजना द्वारा जीवन स्तर में सुधार। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन के लिए केवल आय वृद्धि पर्याप्त नहीं है, बल्कि रोजगार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि उत्पादकता तथा सामाजिक सुरक्षा का समन्वित विकास आवश्यक है। समावेशी एवं सतत विकास ही निर्धनता मुक्त ग्रामीण भारत का आधार बन सकता है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में औद्योगिक रूढ़ता के क्या कारण हैं? इस समस्या को दूर करने के लिए उचित सुझाव दीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। औद्योगिक रूढ़ता वह स्थिति है जब कोई उद्योग निरंतर घाटे, उत्पादन में गिरावट तथा वित्तीय संकट के कारण अपनी आर्थिक व्यवहार्यता खो देता है या रोजगार, निवेश और आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। औद्योगिक रूढ़ता के कारण पूंजी एवं कार्यशील पूंजी की कमी, पुरानी तकनीक तथा कम उत्पादकता, कुप्रबंधन एवं कमजोर कारपोरेट प्रशासन, कच्चे माल और ऊर्जा की अनियमित उपलब्धता। अगला पॉइंट है बाजार में प्रतिस्पर्धा, सस्ते आयात तथा मांग में कमी, श्रमिक विवाद, अवसंरचना की कमी एवं नीतिगत अनिश्चितता। अब हम समस्या के समाधान हेतु सुझाव देखेंगे। क्या क्या सुझाव हो सकते हैं? आधुनिक तकनीक एवं नवाचार को प्रोत्साहन, समय पर सस्ता ऋण तथा वित्तीय पुनर्गठन, प्रबंधन दक्षता एवं कौशल विकास में सुधार, व्यापार सुगमता, स्थिर औद्योगिक नीति तथा लॉजिस्टिक सुदृढ़ करना। एमएसएमई के लिए विपणन, डिजिटलीकरण एवं निर्यात सहायता बढ़ाना, आईबीसी जैसे त्वरित दिवाला समाधान तंत्र का प्रभावी क्रियान्वयन करना। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। औद्योगिक रूढ़ता का समाधान केवल वित्तीय सहायता से नहीं बल्कि तकनीकी उन्नयन, कुशल प्रबंधन, बेहतर अवसंरचना तथा स्थिर नीतिगत वातावरण से संभव है। इससे उद्योग प्रतिस्पर्धी बनेंगे, रोजगार बढ़ेगा और आत्मनिर्भर भारत तथा विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को गति मिलेगी। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में ऊर्जा संकट के कारणों की विवेचना कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। ऊर्जा किसी भी राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि, औद्योगिकरण तथा मानव विकास का आधार है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है, किंतु बढ़ती मांग और सीमित संसाधनों के कारण ऊर्जा संकट एक गंभीर चुनौती बना हुआ है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। भारत में ऊर्जा संकट के प्रमुख कारण देखें। क्या क्या कारण है? ऊर्जा की तीव्र बढ़ती मांग, जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण एवं औद्योगिकरण से खपत में वृद्धि, जीवाश्म ईंधनों पर अत्यधिक निर्भरता, कोयला, तेल एवं गैस पर अधिक निर्भरता तथा आयात पर बढ़ती निर्भरता। अगला पॉइंट है घरेलू उत्पादन की सीमाएं, कोयले की गुणवत्ता, गैस एवं तेल के सीमित भंडार। अगला पॉइंट है वितरण एवं संचरण हानियां, बिजली चोरी, तकनीकी हानियां तथा कमजोर ग्रिड व्यवस्था। अगला पॉइंट है नवीकरणीय ऊर्जा की चुनौतियां, भंडारण, ग्रिड एकीकरण तथा प्रारंभिक निवेश की समस्या। अगला पॉइंट है ऊर्जा दक्षता का अभाव, उद्योगों एवं घरेलू क्षेत्र में ऊर्जा का अपव्यय। अगला पॉइंट है नीतिगत एवं पर्यावरणीय बाधाएं, परियोजनाओं में विलंब तथा पर्यावरणीय स्वीकृतियों की जटिलता। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। ऊर्जा संकट के समाधान हेतु ऊर्जा मिश्रण में विविधता, नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार
ऊर्जा दक्षता, स्मार्ट ग्रिड, भंडारण तकनीक तथा राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन जैसी पहलों को प्रभावी ढंग से लागू करना आवश्यक है। इससे ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को सुदृढ़ किया जा सकेगा। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। ट्रॉपिकल उष्ण जलवायु देश जैव विविधता समृद्ध क्यों होते हैं, समझाइए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। जैव विविधता से आशय किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जीन, प्रजातियों तथा पारिस्थितिक तंत्रों की विविधता से है। 1992 के जैव विविधता समय के अनुसार या पृथ्वी पर जीवन की विविधता का समग्र रूप है। भारत, ब्राजील एवं इंडोनेशिया जैसे उष्णकटिबंधीय देश विश्व के मेगा बायोडायवर्स देशों में शामिल हैं। अब हम सीधे अगले पॉइंट पर चलते हैं, मुख्य भाग ट्रॉपिकल देश जैव विविधता समृद्ध होने के कारण देखें क्या क्या कारण है। वर्ष भर उच्च तापमान एवं पर्याप्त वर्षा से जीवों की वृद्धि निरंतर होती है। सौर ऊर्जा की अधिक उपलब्धता से प्राथमिक उत्पादकता अधिक रहती है। जलवायु अपेक्षाकृत स्थिर होने से प्रजातियों का दीर्घकालीन विकास संभव होता है। वन, आर्द्र भूमि, पर्वत एवं तटीय क्षेत्र जैसे विविध आवास अनेक प्रजातियों को आश्रय देते हैं। दीर्घ विकास क्रम के कारण स्थानिक प्रजातियों का विकास होता है। परागण, बीज प्रसार तथा खाद्य श्रृंखला जैसी पारिस्थितिक अंतःक्रियाएं अधिक विकसित होती हैं। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। जैव विविधता पृथ्वी की पारिस्थितिक स्थिरता, खाद्य सुरक्षा एवं सतत विकास का आधार है। अतः उष्णकटिबंधीय देशों में जैव विविधता संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र, सामुदायिक भागीदारी, सतत संसाधन प्रबंधन तथा जैव विविधता अधिनियम 2002 का प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, डिजिटल अधिकार क्या होते हैं, इनके उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। डिजिटल अधिकार वह अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को इंटरनेट, डिजिटल तकनीकों एवं ऑनलाइन सेवाओं के सुरक्षित, स्वतंत्र, समान और गरिमापूर्ण उपयोग का अवसर प्रदान करते हैं। भारत में ये अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 से जुड़े मौलिक अधिकारों के डिजिटल स्वरूप के रूप में विकसित हो रहे हैं। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। डिजिटल अधिकारों के प्रमुख उद्देश्य देखेंगे क्या क्या उद्देश्य हैं। पहला पॉइंट है गोपनीयता का संरक्षण, व्यक्तिगत डेटा एवं निजता की सुरक्षा सुनिश्चित करना। अगला पॉइंट है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, डिजिटल मंचों पर विचार व्यक्त करने का अधिकार प्रदान करना। अगला पॉइंट है समान डिजिटल पहुंच, सभी नागरिकों के लिए इंटरनेट एवं डिजिटल सेवाओं की समान उपलब्धता। अगला पॉइंट है डेटा सुरक्षा, व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग एवं साइबर अपराधों से संरक्षण। अगला पॉइंट है सूचना तक पहुंच, शिक्षा, स्वास्थ्य, शासन एवं अन्य सेवाओं तक डिजिटल माध्यम से आसान पहुंच। अगला पॉइंट है जवाबदेह डिजिटल शासन, सरकारी एवं निजी डिजिटल प्लेटफॉर्म में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना। अगला पॉइंट है उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा, ऑनलाइन लेन देन में सुरक्षा तथा शिकायत निवारण की व्यवस्था। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। डिजिटल युग में डिजिटल अधिकार लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकारों के विस्तार का आधार है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम 2023 तथा सुरक्षित साइबर पारिस्थितिकी के माध्यम से भारत समावेशी, सुरक्षित और अधिकार आधारित डिजिटल समाज के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है विगत 2 दशकों में अनियंत्रित ढंग से बढ़े अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद से
विश्व शांति को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। इससे निपटने के लिए प्रत्येक राष्ट्र को वैश्विक स्तर पर एक साथ मिलकर लड़ना होगा। इस कथन की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद वह संगठित हिंसक गतिविधि है जो राष्ट्रीय सीमाओं से परे संचालित होकर राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भय और अस्थिरता उत्पन्न करती है। 9/11 ISIS, अल-कायदा तथा लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों ने विश्व शांति के लिए गंभीर चुनौती प्रस्तुत की है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। विगत 2 दशकों में आतंकवाद ने वैश्विक सुरक्षा, आर्थिक विकास तथा मानवीय मूल्यों को प्रभावित किया है। सीमा पार आतंकवाद, साइबर आतंकवाद, ड्रोन, क्रिप्टो करेंसी और सोशल मीडिया के माध्यम से कट्टरपंथ का प्रसार इसकी नई प्रवृत्तियां हैं। इससे निर्दोष नागरिकों की मृत्यु, शरणार्थी संकट, निवेश में कमी तथा अंतरराष्ट्रीय विश्वास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस चुनौती से निपटने के लिए सभी देशों को संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में प्रभावी वैश्विक सहयोग, खुफिया सूचनाओं का आदान प्रदान, आतंकवादी वित्त पोषण पर रोक, सीमा सुरक्षा, साइबर सहयोग तथा उग्रवाद निरोधी कार्यक्रमों को सुदृढ़ करना होगा। भारत द्वारा प्रस्तावित कम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म CCIT भी इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। आतंकवाद किसी एक देश की नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता की चुनौती है। अतः शून्य सहिष्णुता, जीरो टॉलरेंस की नीति, वैश्विक सहयोग तथा अंतरराष्ट्रीय कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन से ही विश्व शांति, सुरक्षा और सतत विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नाभ की भयावह परमाणु निरोध, भीषण नरसंहार वाले आणविक हथियारों के प्रतिकार का एकमात्र कारगर उपाय है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। नाभ की भयावह वह रणनीति है जिसमें कोई राष्ट्र अपनी परमाणु क्षमता के माध्यम से विरोधी को परमाणु हमला करने से रोकता है। इसका आधार परस्पर सुनिश्चित विनाश का सिद्धांत है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। परमाणु हथियारों की विनाशकारी शक्ति के कारण कोई भी राष्ट्र इनके प्रयोग से पहले गंभीर परिणामों पर विचार करता है। विश्व में शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच परमाणु निरोध ने प्रत्यक्ष युद्ध को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत की विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता तथा प्रथम प्रयोग न करने की नीति इस सिद्धांत पर आधारित है। अगला पॉइंट है, परमाणु निरोध युद्ध की संभावना को कम करता है तथा रणनीतिक संतुलन बनाए रखता है। हालांकि दुर्घटनावश प्रक्षेपण, आतंकवादी समूहों द्वारा परमाणु सामग्री की प्राप्ति तथा हथियारों की होड़ जैसी चुनौतियां इसकी सीमाएं भी दर्शाती हैं। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। नाभ की भयावह वर्तमान वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है, किंतु अस्थायी शांति के लिए निरस्त्रीकरण, हथियार नियंत्रण संधियां, विश्वास निर्माण उपाय तथा कूटनीतिक सहयोग को समानांतर रूप से सुदृढ़ करना आवश्यक है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। सोशल मीडिया को राष्ट्रीय सुरक्षा संवर्धन के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में किस तरह उपयोग में लाया जा सकता है, समझाइए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। सोशल मीडिया सूचना के त्वरित आदान प्रदान का सबसे प्रभावी डिजिटल माध्यम बन चुका है।
यदि इसका जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग किया जाए तो यह केवल संचार का साधन नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, जन जागरूकता तथा संकट प्रबंधन का सशक्त उपकरण भी बन सकता है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधन में सोशल मीडिया की भूमिका देखेंगे। पहला पॉइंट है त्वरित सूचना प्रसार। आपदा, आतंकवादी घटना अथवा सीमा संकट के समय आधिकारिक सूचनाओं का शीघ्र प्रसारण। अगला पॉइंट है जन जागरूकता। साइबर सुरक्षा, फेक न्यूज, कट्टरपंथी एवं अफवाहों के प्रति नागरिकों को जागरूक करना। अगला पॉइंट है खुफिया सहयोग। नागरिक संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पुलिस एवं सुरक्षा एजेंसियों तक शीघ्र पहुंचा सकते हैं। अगला पॉइंट है मनोवैज्ञानिक सुरक्षा। शत्रु के दुष्प्रचार का तथ्यात्मक एवं समयबद्ध खंडन कर जन विश्वास बनाए रखना। अगला पॉइंट है आपदा प्रबंधन। राहत, बचाव एवं आवश्यक संसाधनों के समन्वय में सहायता करना। अगला पॉइंट है सामुदायिक सहभागिता। नागरिकों और सुरक्षा एजेंसियों के बीच विश्वास एवं सहयोग को बढ़ावा देना। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। सोशल मीडिया का उत्तरदायी, पारदर्शी एवं तकनीक सक्षम उपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बना सकता है। इसके लिए डिजिटल साक्षरता, प्रभावी तथ्य जांच, साइबर सुरक्षा तथा सरकारी जन सहयोग को सुदृढ़ करना आवश्यक है ताकि यह माध्यम सुरक्षित, जागरूक और सक्षम भारत के निर्माण में प्रभावी भूमिका निभा सके। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है नई औद्योगिक नीति में नया क्या है। इस संदर्भ में नई औद्योगिक नीति की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए और औद्योगिक विकास पर इसके प्रभाव की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे प्रश्न के अकॉर्डिंग। भारत सरकार ने 1991 की नई औद्योगिक नीति के माध्यम से लाइसेंस, परमिट राज को समाप्त कर उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण एलपीजी आधारित औद्योगिक व्यवस्था अपनाई। इसका उद्देश्य उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी, दक्ष एवं वैश्विक बनाना था। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। नई औद्योगिक नीति में नया क्या है देखेंगे। अधिकांश उद्योगों में औद्योगिक लाइसेंस की समाप्ति, सार्वजनिक क्षेत्र के एकाधिकार में कमी तथा निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई तथा विदेशी तकनीक को अनुमति, एमआरटीपी अधिनियम के प्रतिबंधों में शिथिलता, वैश्विक प्रतिस्पर्धा एवं बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था पर बल। अगला पॉइंट है औद्योगिक विकास पर प्रभाव। औद्योगिक उत्पादन एवं निवेश में वृद्धि, प्रतिस्पर्धा से गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार हुआ, विदेशी पूंजी, तकनीक एवं रोजगार के अवसरों का विस्तार हुआ, निर्यात एवं वैश्विक एकीकरण को बढ़ावा मिला। साथ ही लघु उद्योगों पर प्रतिस्पर्धी दबाव तथा क्षेत्रीय असमानताओं जैसी चुनौतियां भी उभरी। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। नई औद्योगिक नीति ने भारतीय उद्योगों को संरक्षित अर्थव्यवस्था से प्रतिस्पर्धी वैश्विक अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर किया। भविष्य में समावेशी, नवाचार आधारित तथा सतत औद्योगिक विकास के माध्यम से इसके लाभों को अधिक व्यापक बनाया जा सकता है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है विवेचना करें कि भारत में समानता के साथ आर्थिक समृद्धि एवं न्यायपूर्ण वितरण की नीति समावेशी विकास के लक्ष्यों को पूरा करने में किस हद तक सहायक रही है। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। समावेशी विकास का तात्पर्य ऐसी आर्थिक वृद्धि से है जिसमें विकास के लाभ समाज के सभी वर्गों तक समान अवसर एवं न्यायपूर्ण वितरण के माध्यम से पहुंचे। भारत ने इसी उद्देश्य से समानता, सामाजिक न्याय और कल्याणकारी नीतियों को अपनाया है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। समानता एवं न्यायपूर्ण वितरण की नीतियों ने समावेशी विकास को अनेक स्तरों पर बढ़ावा दिया है। अगला पॉइंट है, पहला पॉइंट है वित्तीय समावेशन। प्रधानमंत्री जन धन योजना, डिजिटल भुगतान एवं
डीबीटी से लाभार्थियों तक पारदर्शी सहायता पहुंची। अगला पॉइंट सामाजिक सुरक्षा। मनरेगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने गरीब एवं कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान की है। अगला पॉइंट है मानव पूंजी विकास। शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास तथा महिला सशक्तिकरण पर बल दिया गया। अगला पॉइंट है क्षेत्रीय असंतुलन। आकांक्षी जिलों, जिला कार्यक्रम एवं ग्रामीण अवसंरचना से पिछड़े क्षेत्रों का विकास हुआ, फिर भी आय एवं संपत्ति की असमानता, बेरोजगारी, क्षेत्रीय विषमता तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य तक असमान पहुंच समावेशी विकास की राह में प्रमुख चुनौतियां बनी हुई हैं। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। भारत की नीतियों ने समावेशी विकास की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है, परंतु इसके लक्ष्यों की पूर्ण प्राप्ति हेतु रोजगार सृजन, गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक सेवाओं, सामाजिक न्याय तथा समान अवसरों को और अधिक सुदृढ़ करना आवश्यक है। तभी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भावना वास्तविक रूप से साकार होगी। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारी के मुद्दे की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। शिक्षित बेरोजगारी वह स्थिति है जब आवश्यक शैक्षणिक योग्यता रखने के बावजूद व्यक्ति को उपयुक्त रोजगार प्राप्त नहीं होता। उत्तर प्रदेश में विशाल युवा जनसंख्या, कौशल अंतर तथा सीमित गुणवत्तापूर्ण रोजगार अवसरों के कारण यह समस्या गंभीर सामाजिक आर्थिक चुनौती बन गई है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारी के प्रमुख कारण उच्च शिक्षा और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच असंगति, सरकारी नौकरियों पर अत्यधिक निर्भरता, निजी क्षेत्र का असमान विकास, कौशल प्रशिक्षण की कमी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के सीमित अवसर। आलोचनात्मक दृष्टि से राज्य में ओडीओपी स्टार्टअप नीति मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना तथा कौशल विकास मिशन जैसे प्रयास रोजगार सृजन में सहायक रहे हैं। फिर भी भर्ती प्रक्रियाओं में विलंब, परीक्षा अनियमितताएं, महिला श्रम भागीदारी का निम्न स्तर तथा गुणवत्तापूर्ण निजी निवेश की कमी इनके प्रभाव को सीमित करती है। अब हम निष्कर्ष देखेंगे। उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारी के समाधान हेतु शिक्षा को उद्योगोन्मुख बनाना, कौशल एवं उद्यमिता को बढ़ावा देना, पारदर्शी एवं समयबद्ध भर्ती सुनिश्चित करना तथा श्रम प्रधान उद्योगों में निवेश बढ़ाना आवश्यक है। तभी राज्य अपनी जनसांख्यिकी शक्ति को जनसांख्यिकी लाभांश में परिवर्तित कर सकेगा। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत में खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों की व्याख्या कीजिए, उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है, समझाइए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को हर समय पर्याप्त, सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन की उपलब्धता, पहुंच और वहन क्षमता सुनिश्चित होना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 तथा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी 2 इसी उद्देश्य को साकार करने का प्रयास करते हैं। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। भारत में खाद्य सुरक्षा की चुनौतियां देखें, क्या क्या चुनौतियां हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि उत्पादन में अनिश्चितता, कुपोषण एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, भंडारण एवं आपूर्ति श्रृंखला में भारी खाद्यान्न हानि, छोटे एवं सीमांत किसानों की कम आय और उत्पादकता, क्षेत्रीय असमानता तथा गरीब वर्ग की सीमित क्रय शक्ति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस में रिसाव एवं अपात्र लाभार्थी। अब हम समाधान देखेंगे, क्या क्या समाधान है। जलवायु स्मार्ट कृषि एवं फसल विविधीकरण को बढ़ावा,
आधुनिक भंडारण, कोल्ड चेन एवं लॉजिस्टिक्स का विस्तार, पीडीएस का डिजिटलीकरण, वन नेशन वन राशन कार्ड का प्रभावी क्रियान्वयन। अगला पॉइंट है पोषण अभियान, मिड डे मील एवं आंगनबाड़ी सेवाओं का सुदृढ़ीकरण, सिंचाई, कृषि अनुसंधान, किसान आय वृद्धि तथा एफपीओएस को प्रोत्साहन। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। खाद्य सुरक्षा केवल खाद्यान्न उत्पादन का नहीं बल्कि उपलब्धता, पहुंच, पोषण और स्थिरता का प्रश्न है। सबका साथ सबका विकास की भावना के अनुरूप कृषि सुधार, पोषण केंद्रित नीतियां और प्रभावी वितरण व्यवस्था भारत को भूख मुक्त एवं पोषण सुरक्षित राष्ट्र बनाने में सहायक होगी। अब सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में कृषि विपणन सुधारों का संक्षिप्त मूल्यांकन कीजिए, क्या वे समुचित हैं? सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। कृषि विपणन सुधारों का उद्देश्य किसानों को बेहतर मूल्य, प्रतिस्पर्धी बाजार, बिचौलियों पर निर्भरता में कमी तथा कृषि क्षेत्र की दक्षता बढ़ाना है। हाल के वर्षों में सरकार ने इस दिशा में अनेक सुधार किए। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। कृषि विपणन सुधार देखें, ई नाम के माध्यम से राष्ट्रीय कृषि बाजार का विकास करना, कृषि अवसंरचना कोष द्वारा भंडारण एवं लॉजिस्टिक का विस्तार, किसान उत्पादक संगठन को बढ़ावा, प्रत्यक्ष विपणन, अनुबंध खेती तथा निजी निवेश को प्रोत्साहन, एपीएमसी मंडियों में पारदर्शिता एवं डिजिटलीकरण। अब मूल्यांकन देखें, क्या क्या मूल्यांकन है। किसानों की बाजार तक पहुंच और मूल्य खोज की प्रक्रिया बेहतर हुई है, परंतु अधिकांश राज्यों में एपीएमसी सुधार अधूरे हैं। छोटे किसानों की सौदेबाजी क्षमता, भंडारण तथा परिवहन सुविधाएं सीमित हैं। ई नाम का उपयोग और निजी निवेश अभी अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच सका है। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। कृषि विपणन सुधार सही दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, परंतु उन्हें एमएसपी व्यवस्था मजबूत, एपीएमसी, डिजिटल अवसंरचना, एफपीओ सशक्तिकरण तथा राज्यों के समन्वित सुधारों के साथ लागू करना आवश्यक है। तभी किसानों की आय बढ़ाने और कृषि विपणन को प्रभावी और समावेशी बनाने का लक्ष्य प्राप्त होगा। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग से क्या अभिप्राय है? क्लाउड कंप्यूटिंग द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर प्रकाश डालिए एवं उसके लाभों को सूचीबद्ध कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसे तकनीक है जिसमें इंटरनेट के माध्यम से सर्वर, स्टोरेज, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस एवं नेटवर्क जैसी कंप्यूटिंग सेवाएं आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध कराई जाती हैं। इससे उपयोगकर्ता बिना स्वयं का आईटी अवसंरचना स्थापित किए सेवाओं का उपयोग कर सकता है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग की प्रमुख सेवाएं देखेंगे। आईएएस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, वर्चुअल सर्वर, स्टोरेज एवं नेटवर्क। अब अगला पॉइंट है पीएएस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, एप्लीकेशन विकास हेतु प्लेटफॉर्म है। अगला पॉइंट है एसएएस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इंटरनेट आधारित सॉफ्टवेयर सेवाएं जैसे जीमेल, माइक्रोसॉफ्ट 365 आदि। अब हम क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ देखेंगे, क्या क्या लाभ हैं। लागत में कमी एवं पे एज यू यूज मॉडल, आवश्यकता अनुसार संसाधनों का त्वरित विस्तार, कहीं से भी सुरक्षित डेटा तक पहुंच, डेटा बैकअप एवं आपदा पुनर्प्राप्ति, उच्च उपलब्धता एवं बेहतर प्रदर्शन, ई गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया तथा स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग डिजिटल अर्थव्यवस्था की आधारभूत तकनीक बन चुकी है। साइबर सुरक्षा एवं डेटा संरक्षण के प्रभावी उपायों के साथ इसका व्यापक उपयोग भारत में डिजिटल शासन, नवाचार तथा समावेशी विकास को और अधिक गति प्रदान करेगा। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से आप क्या समझते हैं? यह जटिल प्रौद्योगिकी के प्रसार में कैसे सहायक हो सकती है, समझाइए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे।
प्रौद्योगिकी हस्तांतरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी देश, संस्था, विश्वविद्यालय या उद्योग द्वारा विकसित ज्ञान, तकनीक, कौशल एवं नवाचार का हस्तांतरण दूसरे पक्ष को किया जाता है, जिससे उत्पादन क्षमता, नवाचार और आर्थिक विकास को गति मिलती है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का अर्थ देखेंगे। तकनीकी ज्ञान, पेटेंट, डिजाइन, सॉफ्टवेयर एवं उत्पादन प्रक्रियाओं का हस्तांतरण या लाइसेंसिंग संयुक्त उपक्रम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, अनुसंधान, सहयोग तथा प्रशिक्षण के माध्यम से होता है। अब हम जटिल प्रौद्योगिकी के प्रसार में भूमिका देखें, क्या क्या भूमिका निभा सकता है। पहला है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, सेमीकंडक्टर, रक्षा, अंतरिक्ष एवं जैव प्रौद्योगिकी जैसी उन्नत तकनीकों का विकास एवं प्रसार, स्थानीय उद्योगों की तकनीकी क्षमता और उत्पादकता में वृद्धि, अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहन, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भागीदारी बढ़ाना, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया तथा डिजिटल इंडिया जैसी पहलों को बल, रोजगार सृजन एवं उच्च कौशल युक्त मानव संसाधन का विकास। अब सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केवल तकनीक का आदान प्रदान नहीं, बल्कि ज्ञान, कौशल और नवाचार का संवहन है। प्रभावी बौद्धिक संपदा संरक्षण, अनुसंधान, सहयोग तथा क्षमता निर्माण के माध्यम से भारत जटिल प्रौद्योगिकियों का सफल प्रसार कर वैश्विक तकनीकी शक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। धन्यवाद।